तो मती, लेट्स स्टार्ट विद यू। आसिफ अली जरदारी साहब और पीटीआई। हाँ, मेरे ख्याल में एक तो पीटीआई के लिए बड़ा ही एक सेटबैक है कि इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन जो कि ईवान सदर के लिए, वो उनकी तमाम तर मज़ाहमत के बावजूद आज ये आइनी अमल मुकम्मल हो गया है। क्योंकि हम सब जानते हैं उन्हें भरपूर अंदाज से वो एहतजाज कर रहे थे कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी गई बल्कि बांट दी गई हैं दूसरी दो बड़ी जमातों में, और इस वजह से ये इलेक्शन को रोकना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो ये एक यकीनन सेटबैक है, और जो मशीनरी है निज़ाम की, आइन की, वो बड़ी भारी अंदाज से आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। वक्त गुजरता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि वक्त की रस्सी जो है वो पीटीआई के हाथ से भी निकलती जा रही है। आज आसिफ अली जरदारी का हल्फ उठाना यकीनन पीटीआई के हवाले से उनकी पार्टी ने इलेक्शन के दौरान बहुत से वादे किए। बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर 7 तारीख को वो इक़्तिदार में आते हैं तो 8 तारीख को तमाम सियासी कैदी बाहर होंगे। बल्कि इमरान खान का हवाला भी उन्होंने दिया, मगर अब वो ये कह सकते हैं कि वो इक़्तिदार में तो नहीं है, मगर शायद अभी ये कोई मानेगा नहीं, क्योंकि ईवान सदर में इस वक्त जो आसिफ जरदारी की पोजीशन है वो बहुत ही मजबूत है, और फिर हुकूमत के अंदर बिलावल भुट्टो की पोजीशन, पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी बहुत मजबूत है। एक तरफ अगर आसिफ जरदारी ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को वापस लौटाए, तो ये भी एक हकीकत है कि वो अख्तियारात वापस लौटाने के बावजूद भी आसिफ अली जरदारी के अख्तियारात में कोई कमी नहीं आई थी। वो ईवान सदर में बैठ के उन्होंने हुकूमत की, हुक्मरान जमात को चलाया, और अब भी वो उसी पोजीशन में है। तो अगर अब भी बिलावल भुट्टो से यह सवाल किया जाए कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो ये सवाल ज़रूर बनता है। और ख़ास तौर पे अगर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के मशवरे के पाबंद हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि शहबाज शरीफ भी बिलावल भुट्टो जरदारी के मशवरे के पाबंद होंगे। गो कि वो काबीना का हिस्सा नहीं है, मगर उनकी सपोर्ट और उनकी हिमायत के बगैर ये कंपनी नहीं चल सकती। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक किस्म का, अगर हम ये कहें कि एक नया तजर्बा, नए किस्म का हाइब्रिड निज़ाम हमें देखने को मिल रहा है। पहले तो सिविल मिलिट्री हाइब्रिड निज़ाम की बात होती थी, अब मुझे लगता है कि ये एक पार्लिमानी और सदारती एक हाइब्रिड निज़ाम है जो हमें देखने को मिलेगा। और आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ, जो जिनके हवाले से पहले ही ये बड़ा वाज़ेह तासुर था कि वो इंतहाई कमज़ोर और वो इंतहाई लीनियट एक सियासतदान और हुक्मरान हैं, अब आसिफ अली जरदारी के ईवान सदर में आ जाने के बाद जो रहा जो तासुर था कि एक वज़ीर आज़म जो है एक बाख्तियार होता है, मेरे ख्याल में वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आसिफ अली जरदारी बज़ाहिर वो ये ज़ाहिर नहीं करेंगे कि बहुत से फ़ैसले वो ईवान सदर में हो रहे हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि अब जो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी आसानी से ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस को के बीच में खेल सकेगी। और सबसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त ताकतवर पोजीशन ईवान सदर या वज़ीर आज़म हाउस की नहीं बल्कि ईवान एस्टैब्लिशमेंट की होगी। लेकिन अब जरा पीटीआई की तरफ आते हैं। पीटीआई की जो इस वक्त हिकमत अमली है, देखिए बाकी पार्टीज का आप तीनों ने मिलके, और आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये तो मामला सबका एक इस तरह का वीव है कि एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, यानी कि कोई भी ऑन देयर ओन नहीं चल सकता। अलावा जरदारी साहब की मेरे ख्याल है 5 साल की वो पक्की है, उनको कोई नहीं हिला सकता इम्पीचमेंट के अलावा, और वो होने नहीं वाली। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा पीटीआई के हवाले से हमें उस पर देखना है कि वो उनकी जो हिकमत अमली है, इज इट द बेस्ट स्ट्रैटेजी दे कैन हैव इन दिस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजी उनकी है क्या? मती, आप क्या समझते हैं उनकी स्ट्रैटेजी? मेरे ख्याल में पीटीआई के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। वो इस वक्त एक सर्वाइवल मोड में है। वो जैसे कोई डूबता हुआ बंदा अपना नाक पानी से बाहर रखता है ना सांस लेने के लिए, तो वो मेरे ख्याल में इस वक्त इस सिचुएशन में है पीटीआई। और जब तक लीगली पीटीआई का एज अ पार्टी पार्लियामेंट के अंदर स्टेटस बहाल नहीं हो जाता, पीटीआई को इन्हीं मुश्किलात का सामना करते रहना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जितनी भी ये लिटिगेशन ड्रैग हो रही है या डिले हो रही है, या ये जो डिसीजंस अभी तक कोर्ट से नहीं आ पा रहे मुख्तलिफ केसेस में,
तो ये जो टाइम है ये एक किस्म का बार्गेनिंग चिप बन गया है, चाहे आप उसको एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में बार्गेनिंग चिप कहें या गवर्नमेंट के हाथ में बार्गेनिंग चिप कहें। तो ये जो ड्रैग हो रही है लिटिगेशन और बहुत सारे मामला, ये पीटीआई इज रनिंग अगेंस्ट टाइम। तो वो इसलिए, और दूसरा फिर ये जिस किस्म का इलेक्शन के बाद एक पीटीआई के लिए एक सिंपैथी वेव क्रिएट हुई है, एक डिसकंटेंट क्रिएट हुई है खासतौर पे पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर, तो उस डिसकंटेंट के लेवल को मेंटेन रखना इस वक्त पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो इसीलिए हम देख रहे हैं कि उस डिसकंटेंट के लेवल को मेंटेन रखा जा रहा है, चाहे वो रिगिंग के ऊपर प्रोटेस्ट हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बड़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट हैं। तो वो इस डिसकंटेंट को लेवल को मेंटेन, और ये एक प्रेशर मेंटेन रखा जा रहा है इस सिस्टम के ऊपर भी और इस गवर्नमेंट के ऊपर भी, जो कि मैं समझता हूँ पीटीआई की एक अच्छी स्ट्रेटजी है। मगर अल्टीमेटली उससे हासिल क्या होगा? मगर ये सिर्फ पीटीआई नहीं वक्त के अगेंस्ट जा रही, बल्कि जो रूलिंग कोalition है वो इट इज़ आल्सो रनिंग अगेंस्ट द टाइम। क्योंकि आखिर कब तक ये केसेस इसी तरह लिंगर ऑन करते रहेंगे? और अगर ये डिसकंटेंट और ये केसेस जो है लिंगर ऑन करते हैं, तो जो मुश्किल इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं गवर्नमेंट ने, जो ऑब्वियसली लेने पड़ेंगे अब उन्हें बहुत जल्द, तो पीटीआई उस वक्त का इंतज़ार कर रही है और उस वक्त तक इस डिसकंटेंट के लेवल को वो एक बॉइलिंग पॉइंट रखेगी, एक प्रेशर कुकर पॉलिटिक्स रखेगी कि जिसमें जो ही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे टैक्सेस जो हैं बढ़ते हैं, जिससे महंगाई में, बेरोज़गारी में इजाफा होता है, प्राइवेटाइजेशन होती है, तो पीटीआई उस वक्त तक के लिए अपने सपोर्टर्स को मैं समझता हूँ मोबिलाइज करना चाह रही है, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है। तो ये दोनों के लिए बड़ा चैलेंजिंग सा एक किस्म का एनवायरनमेंट है। अब देखना यह है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। लेकिन लेट मी मैं क्विकली आखिर में एक बात कर दूं कि इसके लिए भी एक एग्जिट स्ट्रेटजी जो है, जिन लोगों ने भी ये सिस्टम डिजाइन किया है, पड़ेगी। एक एग्जिट स्ट्रेटजी है, और उसमें जो फॉल बैक पोजीशन है वो बिलावल भुट्टो ही हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।